नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। हमारे पास ये कमाल की बायोलॉजिकल मशीनें हैं जो हमें दुनिया दिखाती हैं। हमारी आंखें, हम अक्सर कहते हैं कि आंख एक कैमरे की तरह है, पर आज हम देखेंगे कि ये तुलना कहाँ तक सही है और कहाँ ये पूरी तरह से टूट जाती है। बिल्कुल। और ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ आंखों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि हमारा दिमाग कैसे प्रकाश से मिली जानकारी को एक मतलब भरी तस्वीर में बदलता है। कहानी आंख से शुरू होती है, पर खत्म दिमाग में होती है। तो चलिए उस सबसे आम तुलना से शुरू करते हैं। आंख एक कैमरे की तरह है, प्रकाश कॉर्निया से अंदर आता है, आइरिस अपर्चर की तरह काम करता है और लेंस फोकस करता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि ये एनालॉजी बहुत ज्यादा सरल है। हमारे आंख का लेंस कांच का नहीं बना है, ये तो जीता जागता टिश्यू है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो पहला पॉइंट है जहां ये एनालॉजी कमजोर पड़ने लगती है। हमारे आंख में जो क्रिस्टलीय लेंस है वो रेशेदार जेली जैसे पदार्थ से बना है, और सबसे बड़ी बात, ये अपना आकार बदल सकता है। कोई भी कैमरा लेंस ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा। प्रकाश कॉर्निया से गुजरने के बाद आइरिस के जरिए नियंत्रित होता है, जो पुतली को छोटा बड़ा करके प्रकाश की मात्रा को एडजस्ट करता है। इसके बाद प्रकाश हमारे अनोखे लचीले लेंस से होकर रेटिना पर फोकस होता है। और रेटिना कैमरे के सेंसर या फिल्म की तरह है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है जो मैंने पढ़ी थी कि रेटिना पर जो इमेज बनती है वो असल में उल्टी होती है। अगर ऐसा है तो हमें दुनिया सीधी कैसे दिखती है? हाँ, ये सच है। भौतिकी के नियमों के हिसाब से हमारा लेंस एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही रेटिना पर बनाता है, और यहीं पर हमारा दिमाग एक जादूगर की तरह काम करता है। रेटिना पर लाखों प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं, रॉड्स और कोन्स, जो प्रकाश को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देती हैं। ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं। तो दिमाग एक सुपरफास्ट इमेज प्रोसेसर है जो उस उल्टी तस्वीर को मिलीसेकंड्स में सीधा कर देता है। बिल्कुल। और ये इतना सहज और तेज होता है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। दिमाग सिर्फ तस्वीर को सीधा ही नहीं करता, बल्कि दो आंखों से मिली दो अलग अलग तस्वीरों को मिलाकर एक 3D इमेज भी बनाता है, जिससे हमें गहराई का एहसास होता है। कमाल है। हमारा दिमाग विजुअल इनपुट को रिकैलिब्रेट कर सकता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपने कॉर्निया का जिक्र किया था। सोर्सेज में इसके बारे में एक और दिलचस्प बात लिखी है। हाँ, कॉर्निया हमारे शरीर का एक अनोखा टिश्यू है। ये पूरी तरह से पारदर्शी होता है, क्योंकि इसमें कोई रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये अपना पोषण सीधे आंसुओं और आंख के अंदर के तरल पदार्थ से लेता है। अच्छा, इसीलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इतना सफल होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि ब्लड वेसल्स न होने से शरीर के इम्यून सिस्टम द्वारा इसे रिजेक्ट करने का खतरा बहुत कम होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हमें बाद में जरूर लौटना चाहिए। जरूर। अब उस लचीले लेंस पर वापस आते हैं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है आंखों का ऑटो फोकस। मैं खिड़की के बाहर दूर एक उड़ते पक्षी को देख सकता हूं और अगले ही पल अपनी कलाई पर बंदी घड़ी पर समय देख सकता हूं। ये स्विच इतना तेज कैसे होता है? इसे नेत्र की समंजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। ये हमारे आंख के ऑर्गेनिक ऑटो फोकस सिस्टम का कमाल है। हमारे लेंस के चारों ओर पक्षमाभी पेशियां यानी सिलियरी मसल्स होती हैं। जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो ये पेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। हाँ, इससे लेंस पर तनाव कम होता है और वो खिंचकर पतला हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की चीजें साफ दिखती हैं। और जब हम पास की कोई चीज जैसे कोई किताब पढ़ते हैं, तब ये सिलेरी मसल्स सिकुड़ जाती है, जिससे लेंस पर से खिंचाव हट जाता है और वो अपने प्राकृतिक आकार में आकर मोटा और ज्यादा गोल हो जाता है। इससे उसकी फोकस दूरी घट जाती है और पास की चीजें रेटिना पर साफ फोकस हो जाती हैं। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती होगी। जैसे अगर मैं किताब को अपनी आंख के बहुत ज्यादा पास ले आऊं तो अक्षर धुंधले हो जाते हैं। बिल्कुल सही। वो सबसे कम दूरी जहां तक आंखें बिना किसी तनाव के साफ देख सकती हैं, उसे निकट बिंदु या नियर पॉइंट कहते हैं। एक सामान्य युवा आंख के लिए यह लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, और सबसे दूर का बिंदु, जिसे दूर बिंदु कहते हैं, वो अनंत होता है। लेकिन ये सिस्टम हमेशा परफेक्ट काम नहीं करता है। यहीं पर चश्मे की जरूरत पड़ती है। चलिए उन ग्लिचेस पर बात करते हैं। जैसे मेरे कई दोस्तों को दूर का देखने में दिक्कत होती है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। इसमें असल में आंख के अंदर क्या गड़बड़ होती है?
मायोपिया में प्रॉब्लम ये होती है कि दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस होने के बजाय रेटिना के थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती हैं। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं, या तो नेत्र गोलक मतलब आई बॉल सामान्य से थोड़ा लंबा हो गया है, ओके। या फिर कॉर्निया और लेंस की कन्वर्जिंग पावर जरूरत से ज्यादा हो गई है। नतीजा ये होता है कि दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। अच्छा, तो चश्मा इस फोकस पॉइंट को पीछे धकेलकर वापस रेटिना पर ले आता है? एग्जैक्टली इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस मतलब कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा फैलाता है या डाइवर्ज करता है ताकि अंतिम इमेज ठीक रेटिना पर बने। ठीक है। अब दूसरी समस्या पर आते हैं। मेरे माता पिता को मेन्यू पढ़ने के लिए उसे हाथ में दूर पकड़ना पड़ता है। ये हाइपरमेट्रोपिया या दीर्घदृष्टि दोष है ना? बिल्कुल, हाँ, ये हाइपरमेट्रोपिया है। ये मायोपिया का ठीक उल्टा है। इसमें पास की चीज से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे जाकर फोकस होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेत्र गोलक या तो सामान्य से छोटा होता है या लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगता होगा। बिल्कुल, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश की किरणों को थोड़ा और मोड़कर उन्हें रेटिना पर ले आता है। और एक तीसरी समस्या भी है जो उम्र के साथ आती है, प्रेसबायोपिया। जी, ये हाइपरमेट्रोपिया से कैसे अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। प्रेसबायोपिया भी पास की चीजों को देखने में कठिनाई है, लेकिन इसका कारण नेत्र गोलक का आकार नहीं है, इसका कारण है उम्र। उम्र के साथ हमारे लेंस का लचीलापन कम हो जाता है और सिलियरी मसल्स भी कमजोर पड़ जाती हैं। हमारा लेंस धीरे धीरे सख्त होता जाता है, जिससे उसकी अकोमोडेशन पावर घट जाती है। इसीलिए बुजुर्ग लोगों को पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो इसके लिए वो बाइफोकल लेंस लगते हैं जिनमें दो अलग-अलग पावर होती हैं? हाँ, अक्सर बाइफोकल लेंस लगते हैं जिसमें ऊपर का हिस्सा दूर देखने के लिए और नीचे का हिस्सा पास पढ़ने के लिए होता है। तो हमने आंख के हार्डवेयर और उसकी कॉमन समस्याओं को समझ लिया। अब उन शानदार विजुअल इफेक्ट्स पर आते हैं जो हमें अपने चारों ओर दिखते हैं। और इंद्रधनुष से बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है? ये हमेशा बारिश के बाद ही क्यों दिखता है? इंद्रधनुष वाकई प्रकृति का एक खूबसूरत शो है, और इसके पीछे है प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्शन। जब बारिश के बाद हवा में पानी की लाखों छोटी छोटी बूंदें लटकी रह जाती हैं और सूरज आपकी पीठ के पीछे होता है, तब ये बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। प्रिज्म की तरह? हाँ, जब सूरज का सफेद प्रकाश इन बूंदों में घुसता है तो वो अपने 7 घटक रंगों में बट जाता है। विबज्योर, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और ये रंग अलग-अलग क्यों होते हैं? क्योंकि हर रंग की तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ अलग होती है, और पानी में घुसते और बाहर निकलते समय हर रंग थोड़ा अलग एंगल पर मुड़ता है। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी सबसे ज्यादा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बूंद के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही। और फिर जब प्रकाश बूंद से बाहर निकलता है तो वो दोबारा विक्षेपित होता है। इसी वजह से हमें रंगों का एक पूरा आर्क या धनुष दिखाई देता है। ये बहुत दिलचस्प है। तो क्या आसमान का नीला रंग भी इसी विक्षेपण की वजह से है? नहीं, ये एक अलग लेकिन उससे जुड़ी हुई घटना है जिसे प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं। आसान भाषा में, जिस प्रकाश की वेवलेंथ जितनी छोटी होगी वो उतना ही ज्यादा बिखरेगा। और नीले और बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है? बिल्कुल। जब सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा में मौजूद गैस के छोटे छोटे अणु नीले और बैंगनी प्रकाश को लाल और पीले प्रकाश की तुलना में बहुत ज्यादा बिखेर देते हैं। ये बिखरा हुआ नीला प्रकाश चारों दिशाओं से हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। यह एक सवाल उठता है, अगर बैंगनी रंग की वेवलेंथ नीले से भी छोटी है तो आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता? बेहतरीन सवाल। इसके 3 कारण हैं। पहला, सूरज से आने वाली रोशनी में नीले रंग की मात्रा बैंगनी से थोड़ी ज्यादा होती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी आंखें नीले रंग के लिए बैंगनी रंग की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होती हैं। अच्छा, हम नीले रंग को बेहतर देख पाते हैं? हाँ, तो जो प्रकाश हम तक पहुंचता है और जिस तरह हमारी आंखें उसे देखती हैं, उन दोनों का मिला जुला नतीजा ये होता है कि हमें आसमान नीला दिखाई देता है। और इसी स्कैटरिंग के सिद्धांत की वजह से खतरे के सिग्नल लाल होते हैं? हाँ, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। वो हवा में मौजूद कणों जैसे कोहरा या धुएं से सबसे कम बिखरता है।
इसलिए ये दूर तक सीधे रास्ते पर चल सकता है और साफ दिखाई देता है। इसीलिए स्टॉप साइन, एम्बुलेंस की बत्तियां और खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं। चलिए एक और क्लासिक सवाल पर आते हैं जो बचपन से ही मन में रहता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं? इसका जवाब हमारे वायुमंडल के एक और गुण में छिपा है, वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तारे हमसे बहुत बहुत दूर हैं, इतने दूर कि वे हमें प्रकाश के एक बिंदु स्रोत मतलब पॉइंट सोर्स की तरह लगते हैं। जब उस एक बिंदु से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की अलग-अलग परतों से गुजरता है तो उसका रास्ता लगातार बदलता रहता है। ऐसा क्यों? क्या हवा की परतें स्थिर नहीं होती? बिल्कुल नहीं, हमारे वायुमंडल की परतें लगातार हिलती रहती हैं। उनका तापमान और घनत्व बदलता रहता है। आप इसे एक गर्म सड़क के ऊपर हवा में होने वाली थरथराहट की तरह समझ सकते हैं। जब तारे का प्रकाश इन अस्थिर परतों से गुजरता है तो वो बार-बार अपवर्तित होता है, मतलब रिफ्रैक्ट होता है। तो उसकी पोजीशन बदलती रहती है। हाँ, उसकी आभासी स्थिति अपैरेंट पोजीशन पल पल बदलती रहती है और हमारी आंखों में पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी यही हमें टिमटिमाने के रूप में महसूस होता है। तो फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? मंगल या बृहस्पति तो साफ चमकते दिखते हैं। क्योंकि ग्रह तारों की तुलना में हमारे बहुत ज्यादा पास हैं। पास होने की वजह से वे हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत नहीं बल्कि एक विस्तृत स्रोत, एक एक्सटेंडेड सोर्स की तरह दिखते हैं। आप एक ग्रह को हजारों छोटे छोटे बिंदु स्रोतों का संग्रह मान सकते हैं। अच्छा, तो हर बिंदु टिमटिमाता है लेकिन ओवरऑल इफेक्ट 0 हो जाता है। बिल्कुल, हर एक बिंदु से आने वाला प्रकाश टिमटिमाता है, लेकिन उन सभी का टिमटिमाने का प्रभाव एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। औसत प्रभाव 0 हो जाता है और हमें ग्रह एक स्थिर चमक के साथ दिखाई देता है। मतलब ये कि वायुमंडलीय अपवर्तन हमारे दिन की लंबाई पर भी असर डालता होगा। सोर्सेज में इसका भी जिक्र है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमारा वायुमंडल एक विशाल लेंस की तरह काम करता है, जो क्षितिज मतलब होराइजन के नीचे से आ रहे सूर्य के प्रकाश को मोड़ देता है। इसी वजह से हमें सूरज असल में उगने से लगभग 2 मिनट पहले ही क्षितिज के ऊपर दिखने लगता है। और डूबने के बाद भी दिखता है। हाँ, और इसी तरह सूरज के असल में डूब जाने के लगभग 2 मिनट तक भी हमें दिखाई देता रहता है। कुल मिलाकर वायुमंडलीय अपवर्तन हमारे दिन को लगभग 4 मिनट लंबा कर देता है। तो हमारी आंखों की जटिल कार्यप्रणाली से लेकर आकाश में होने वाली भव्य प्रकाशीय घटनाओं तक, ये सब प्रकाश हमारे वायुमंडल और हमारे दिमाग के बीच एक फैसिनेटिंग इंटरैक्शन है। बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि देखने की क्षमता कितनी कीमती है। और यहीं पर वो बात आती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, कॉर्निया और नेत्रदान। जैसा कि हमने चर्चा की, कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं होती, जिससे उसका ट्रांसप्लांट बहुत सफल होता है। और भारत में इसकी बहुत जरूरत है। हाँ, भारत में कॉर्निया अंधता से पीड़ित लाखों लोग हैं, जिन्हें सिर्फ एक दान की गई कॉर्निया की जोड़ी का इंतजार है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर वे चश्मा पहनते हैं या उनकी उम्र ज्यादा है तो वे नेत्रदान नहीं कर सकते। यह एक आम गलतफहमी है। मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का हो या चश्मा पहनता हो, नेत्रदान कर सकता है। दान की गई आंखों की एक जोड़ी से कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 लोगों की जिंदगी में रोशनी लाई जा सकती है। यह एक ऐसा तोहफा है जो हम जाने के बाद भी पीछे छोड़ सकते हैं। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि कैसे आसमान का नीला रंग और खतरे का लाल सिग्नल प्रकाश के बिखरने के भौतिकी पर आधारित है। पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। हमारी आंखें प्रकाश के सिर्फ एक बहुत छोटे से स्पेक्ट्रम को देख सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सोचिए कि हमारी वास्तविकता की समझ कितनी सीमित है। क्या हो अगर हम एक्सरेज या इंफ्रारेड देख पाते? हमारी दुनिया और ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ कितनी अलग होती।